नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है विद्युत ऊर्जा के बारे में और इसके आगे भाग के बारे में। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा के अंदर क्या है, सारा का सारा जो खेल है वो आवेश का है। आवेश मतलब जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं उस आवेशों का है। तो क्या होता है कि आवेश क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी आवेश के अंदर जो आवेश को क्या कर दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है, यानी आवेशित कर दिया जाता है उसके अंदर, तो वो क्या करने लग जाते हैं, ऊर्जा हो जाती है उसके अंदर। तो आवेशित कर दिया जाता है तो उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। यानी अपन देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आवेश के अंदर जो ऊर्जा आ गई है, कणों को आवेशित किया तो उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके अंदर जैसे आप बात करें, जैसे एक चुंबक होता है, ये मान लिया कोई चुंबक है, तो इस चुंबक के अंदर क्या इतने क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी आप क्या करो, एक कागज के ऊपर लोहे का बुरादा बिछा दो और बीचों बीच उसके चुंबक रख दो। जहां तक वो बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा वो उसका चुंबकीय क्षेत्र है। यानी मान लो इतनी दूर में कोई भी लोहे का आपने बुरादा रखा तो उसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाहर जो रखा हुआ वो नहीं खींच पा रहा है, तो इतनी दूर क्या हो गया, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। वैसे ही विद्युत का क्या होता है, अगर मान लो किसी तार के अंदर से विद्युत बह रही है, अपन क्या करते हैं, विद्युत के लिए क्या लगाते हैं, वायर लगाते हैं, तार लगाते हैं। इस वायर के चारों तरफ भी क्या होता है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र गोल 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 ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय, उसको क्या कहते हैं, ये विद्युत का क्षेत्र है तो इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आवेशित कणों के चारों ओर क्या हो जाता है, ये कण इसके अंदर वायर के अंदर से ही गति करते हैं, वायर के अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखिए, अपन बात कर रहे हैं धनावेश और ऋणावेश के बारे में। अगर मान लो दो धनावेश हैं, एक धनावेश ये है, दूसरा ये है, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। यानी इसके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर मान लो एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ही। तो इसके बीच में कौन सा लगता है, आकर्षण बल। इसके बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल। तो अपन इसको किस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसके अंदर अपन दर्शाने के लिए क्या करते हैं, ये जो धनावेश है ये क्या करता है, इसको बाहर की तरफ ऐसे दर्शा देते हैं, और ये जो ऋणावेश है इसको क्या करते हैं, अंदर की तरफ इस तरह से दर्शाते हैं। इस तरह से आवेशित कर देते हैं इसको। ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, इसको बाहर की तरफ, इसको अंदर की तरफ, लेकिन आपकी पुस्तक के अनुसार दिया हुआ है तो इसको बाहर की तरफ और इसको धनावेश को अंदर की, धनावेश को बाहर की तरफ और ऋणावेश को अंदर की तरफ बताया हुआ है, दर्शाया हुआ है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान लो ये धनावेश होता है, बैटरी के अंदर क्या होता है, कोई भी चार्ज करते हैं, धन को आवेशित कैसे करते हैं, एक तरफ होता है धनावेश और उसके साथ होता है ऋणावेश, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस धनावेश को उठाकर बाह्य बल लगाकर, बाहर से बल लगाकर इसको दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। दूसरे स्थान पर लाने के बाद में इसकी क्या बन जाती है, अब धनावेश यहां आ गए तो इसकी क्या बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। स्थितिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, अपने बाहर से बल हटा दिया तो ये अपने आप गति करते हुए वापस क्या करेगा, धनावेशित की तरफ, ऋणावेशित की तरफ जाएगा। जैसे ये बहुत सारे ऋणावेश हैं, इसकी तरफ क्या करेगा, ये धनावेश है, इधर बहुत सारे, ये इसकी तरफ गति करते हुए इधर जाएंगे। तो ये इधर जैसे ही वायर के अंदर से प्रवाहित होते हैं तो उधर ही क्या होती है, फिर उसके अंदर से वो कण क्या हो जाते हैं, इधर लाए तो वो आवेशित हो गए, आवेशित करते हुए अब क्या करेंगे, गति करेंगे, इसके अंदर से गतिज ऊर्जा लगेगी, तो वो क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वो क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से उत्पन्न होती है विद्युत ऊर्जा, यानी आवेशों की गति के कारण ही अपने विद्युत उत्पन्न होती है। अपन अब घरों में क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें चलाते हैं विद्युत के, जैसे पंखा हो गया, मिक्सी हो गया, हीटर हो गया, इसके बाद में तो ये बहुत सारी चीजें अपन विद्युत द्वारा, विद्युत की ऊर्जा द्वारा इसको चलाने में काम में लेते हैं।
तो देखते हैं ये चित्र है विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख, यानी विद्युत संयंत्र कोई भी कैसे काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सा कोयले का दहन यानी कोयला जलाने से, नाभिकीय ऊर्जा से यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो प्रकार पढ़े थे उसके अंदर, उससे, और सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सौर ऊर्जा से। तो पहले इससे क्या किया जाता है, इसके अपने को पानी गर्म करने के लिए, भाप बनाने के लिए ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इससे क्या प्राप्त की जाती है, ऊष्मा। ऊष्मा प्राप्त कर क्या किया जाता है, पानी को भाप में बदला जाता है। पानी से क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। और भाप से क्या किया जाता है, टरबाइन या जनित्र घुमाया जाता है। टरबाइन या जनित्र घुमाया जाता है और भाप को वापस ठंडा कर शीतलक मतलब ठंडा कर वापस पानी बना दिया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन थोड़ा सा कि भाप कैसे काम करता है। देखो भाप के अंदर आपको पता है बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। आपने पहले सुना होगा, इससे कुछ साल पहले जो रेलगाड़ी के इंजन भी किससे चलते थे, कोयले से। कोयले से क्या किया जाता था, पानी से भाप बनाई जाती थी और भाप के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। आपको पता है अगर मान लो घर के अंदर प्रेशर कुकर है, उसकी सीटी को हटा दे और पानी उसके अंदर डालकर लगातार गर्म करते रहे तो उसका बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगा, यानी बहुत ही ताकत होती है उसके अंदर। अगर मान लो एक छोटा सा चित्र बनाए, अगर मान लो ये प्रेशर कुकर है, ये क्या है, प्रेशर कुकर। इसको अगर यहां से मैंने क्या किया, वायर लगा दिया, फिर यहां से आते हुए इस तरह से यहां पर एक छोटा सा पंखा लगा दिया, ठीक है, और फिर भाप को आगे जाने दिया। तो देखो जब भी आप इसको गर्म करेंगे, इसके नीचे आग जलाएंगे, ये इसके नीचे आग जलाएंगे तो क्या होगा, भाप इसके अंदर से जाएगी और जाएगी तो यहाँ क्या होगा, ये पंखा घूमने लग जाएगा। भाप जब भी जाएगी तो ये पंखा क्या करेगा, घूमेगा। तो घूमने से क्या होगा, ये जो पंखा घुमाना है इसी से अपन पीछे एक टरबाइन जोड़ देते हैं। ये छोटा सा आपको बताया उदाहरण के तौर पर, ऐसे बड़े बड़े ऐसे ही भाप पर बनाकर ये बहुत बड़ा संयंत्र बना देते हैं। उससे क्या किया जाता है, उसको गर्म कर भाप बनाई जाती है और भाप से पंखा घुमाया जाता है। आगे अपन पार्ट के अंदर पढ़ेंगे ये जो टरबाइन है और जनित्र क्या होता है। इसके अंदर इस तरह से एक ये लोहे का बना होता है और इसके ऊपर ऐसे तांबे की तार लपेट देते हैं, बहुत सारी ऐसी तांबे की तार लपेटी होती है, ठीक है। इसको जब घुमाया जाता है दो चुंबकों के बीच, दो चुंबक रखे होते हैं इधर बड़े बड़े, बहुत ही बड़े, एक तरफ N होता है एक तरफ S होता है। चुंबक का एक N भाग और एक S भाग, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। ये अपन पढ़ेंगे 10वें पार्ट के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। तो इसको क्या किया जाता है, इसको आपको घुमाना है यहाँ से। तो यहाँ से घुमाने का आप अलग अलग तरीका लगाएंगे, कैसे कैसे घुमा सकते हैं। तो देखो इसके आगे अगर मान लो ये जोड़ देते हैं, अगर मान लो मैं ढक्कन है यहाँ से पेन, ये मैंने इसके पीछे जोड़ दिया, अगर मैं ढक्कन को घुमाऊंगा तो ये मारकर भी घूमेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके पीछे क्या जोड़ देते हैं, ये टरबाइन जोड़ देते हैं। इस पंखे को बोलते हैं टरबाइन। और ये क्या होता है, जनित्र। ये अपना क्या है, जनित्र। तो इसके अंदर क्या होता है, भाप से, पानी से भाप बनाया जाता है, भाप से इसको घुमाने का काम किया जाता है। ये जो ऐसे बना है इसे बहुत बड़े तरीके से घुमाया जाता है, वहां से पाइप के अंदर से गैस जाती है, बड़े पाइप होते हैं, उसके अंदर ये पंखे लगे होते हैं और ये घूमते हैं। तो जैसे ये घूमेंगे तो इसके पीछे ये जोड़ दिया जाता है, तो ये भी क्या करेगा, चुंबकों के बीच घूमने लग जाएगा और इससे विद्युत उत्पन्न होती है। इससे क्या उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये और भाप को वापस ठंडा करके पानी बना लिया जाता है ताकि पानी वेस्ट नहीं हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ये संयंत्र है विद्युत संयंत्र, यानी अलग अलग तरीके से अपने पढ़ेंगे। ये एक ब्लॉक डायग्राम हो गया किस तरह से विद्युत बनती है। अब अपन इसके अंदर अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे किस किस तरीके से विद्युत बना सकते हैं। तो देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्र, यानी किस किस संयंत्रों से ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहला है कोयला संयंत्र। देखो कोयले को जलाते हैं, जब कोयला है, कोयले को जलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा बनती है, उसके अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। तो उससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, जलाने से ऊष्मा ऊर्जा। और उससे क्या किया जाता है, ऊष्मा ऊर्जा से पानी से भाप बनाई जाती है और भाप से क्या घुमाया जाता है, टरबाइन। तो ये आपको प्रोसेस इसी तरह से याद रखना है। देखो सिंपल से है, इस एक लाइन से आपको याद रह जाएगा। तो देखो आपको क्या करना है, टरबाइन को घुमाना है। ये सारे सारे प्रोसेस किसके हैं, टरबाइन घुमाने के। एक प्रोसेस को छोड़कर बाकी सभी प्रोसेस, इसको छोड़ करके ये जो है थोड़ा छठा प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, बाकी सभी क्या है, टरबाइन घुमाना है आपको। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करना है, कोयले को जलाना है। कोयले को जलाना कौन सी होती है, रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी चीज को जलाना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। उस
रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उससे रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। रासायनिक ऊर्जा जब गर्म करते हैं जलती है तो कौन सी ऊर्जा बनती है? ऊष्मा ऊर्जा। कोई भी चीज गर्म होती है तो उसके अंदर ऊष्मा आ रही है, तो जल रही है तो ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा ने क्या किया? पानी को लगातार ऊष्मा देते रहेंगे पानी को, तो वो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। आप देखते हैं लगातार पानी को गर्म करते रहते हैं तो वाष्प बन जाती है, भाप बन जाती है, और उस भाप को आपको क्या करना है? टरबाइन घुमाने में काम में लेना है। टरबाइन घुमाने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से घुमाना है। तो ये हो गया एक तरीका। इसके अंदर नाभिक के अंदर के देखो एक अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन। हमने पढ़ा था नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से क्या होती है? जो इससे ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? नाभिकीय विखंडन होता है जब दो भारी परमाणु, एक भारी परमाणु टूटता है तो उसके अंदर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। उससे ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा का उपयोग किसमें किया जाता है? पानी से भाप बनाने में। और भाप का उपयोग किसमें किया जाता है? टरबाइन घुमाने में। तो देखो लगभग कोयले जैसा ही प्रोसेस है, बस यहाँ पर कोयले को जलाकर बनाया जाता है और यहाँ नाभिकीय विखंडन से जो ऊष्मा निकलती है, नाभिकीय विखंडन होता है तो उसके अंदर ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा का उपयोग उस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है पानी को गर्म करने, यानी पानी में मिलेगी वो ऊष्मा तो पानी को क्या बना देगी? भाप। तो पानी ऊष्मा से क्या हो जाएगा? भाप। पानी किसमें बदल जाएगा? भाप में। और भाप से क्या किया जाता है? टरबाइन घुमाया जाता है। तो ये इसी के कोयले जैसा ही प्रोसेस है। तीसरा देखो जल विद्युत संयंत्र, इसको देखो समझो। तो क्या होता है कि मान लो कोई नदी आ रही है तो नदी के अंदर यह क्या बना दिया? बांध बना दिया। नदी के अंदर इसको बांध बना कर किया जाता है, यानी इतना बड़ा एक बांध बना दिया, यहाँ से पानी को इकट्ठा कर लिया। अब क्या है कि जब यहां से जो पानी आ रहा था उससे क्या है? इतना सारा इकट्ठा कर लिया, रोक कर क्या किया? पानी की स्थिति ऊर्जा बढ़ा दी, स्थिति में परिवर्तन कर दिया तो स्थिति ऊर्जा बढ़ गई। अब पानी यहां से जाएगा तो बहुत कम प्रेशर से, यानी बहुत अधिक प्रेशर से बाहर जाएगा, और अपन यहां क्या लगा देंगे? एक पंखा लगा देंगे इस तरह से। तो पानी जैसे इसके ऊपर टकराएगा तो इस पंखे को क्या करेगा? घुमा देगा। पंखे को क्या कर देगा? घुमा देगा। और पानी तो आगे लगातार चलता जाएगा। पानी में कोई भी दिक्कत नहीं है कि पानी वैसा का वैसा, ना पानी का नुकसान हुआ, ना कोई चीज जल रही है तो अपने खराब हो रही है, तो कुछ भी नुकसान नहीं है, कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा। आप देखते हैं देखो पानी का प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पानी यहाँ से आएगा तो पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे? देखो उदाहरण, घर में जब आप पाइप लगाते हैं, पानी से इतना पाइप होता है जो पानी वाला, उसको आधी जगह से यहाँ से दबा देते हैं तो पानी अधिक प्रेशर से जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आप क्या कर रहे हैं? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं। आप रोकते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। तो यहाँ पे पानी रोका हुआ था, ये सारा का सारा पानी था यहाँ पर, ये आपने रोक दिया बांध बनाकर। ये क्या बनाया था? बांध। तो बांध बनाकर क्या किया जाता है? पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं, और फिर उस स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में वापस पानी गति करेगा गतिज ऊर्जा में, और इस गतिज ऊर्जा से क्या किया जाता है? टरबाइन को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। गतिज ऊर्जा से क्या है? टरबाइन लगा देते हैं तो टरबाइन ये भी आ जाएगा गति के अंदर, और ये क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। पानी नदी से आता है, बांध बनाना है, सबसे पहले बांध बनाकर क्या किया जाता है? पानी की गतिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं। फिर उससे क्या हो जाता है? पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई तो पानी की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। जैसे इसको छोड़ेंगे तो पानी की गतिज ऊर्जा, जैसे आप को बताया था किसी भी वस्तु को जितना ऊंचा ले जाएंगे उतनी ज्यादा गति से नीचे आएगी, जितनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई तो उतनी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, उसकी वापस नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा से जितनी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। फिर क्या करता है? टरबाइन घूमने लग जाता है, तो टरबाइन घूमेगा तो अपना जनरेटर घूमेगा और उससे विद्युत ऊर्जा बनती जाएगी। अगला देखो पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र आपने बहुत सारे ऐसे खंभे देखे होंगे, इस तरह से जो खंभे बने होते हैं, अपने राजस्थान में तो देखे ही होंगे और कहीं नहीं। तो इस तरह से एक ये होती है पवन चक्की, इसको बोलते हैं पवन चक्की। ये क्या है? खुले जगहों में, जैसे जैसलमेर में और इसमें इस जगहों में जिलों में लगा हुआ है, जैसलमेर बाड़मेर में, इनमें। तो यहाँ क्या है? जैसे ये ऊंची जगह पर लगा दिया जाता है जहां साल भर हवा चलती रहती है, तो जैसे ही हवा चलती है तो ये पवन चक्की क्या करती है? घूमती है। और इसके पीछे क्या लगा दिया जाता है? टरबाइन लगा दिया जाता है। तो देखो कोई भी इस तरीके में कोई भी प्रदूषण वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये सीधे सीधे बहुत ही अच्छे तरीके हैं। और ना भी देखो इसमें रासायनिक कोयला लगातार, आपको पता है जमीन के अंदर खोद के निकालते हैं तो लगातार कम होता जा रहा है। इसके अंदर क्या है? नाभिकीय विखंडन करते हैं तो इससे क्या होता है? कुछ विकिरणें भी निकलती है, उससे भी नुकसान होता है।
लेकिन इस तरीकों में कोई भी प्रदूषण वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। देखो अब आपको विद्युत ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो आप क्या करो, बहुत सारी पवन चक्कियां लगा दो, तो बहुत सारी पवन चक्कियां होगी तो विद्युत ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। उसके बाद है सौर संयंत्र। सौर संयंत्र में क्या होता है कि इस आकार की गोल आकार की क्या लगा दी जाती है, प्लेटें लगा दी जाती है, बहुत सारी प्लेटें, यानी एक ऐसे आकार की, ये बेलाकार ऐसे गोल आकार की लगा दी जाती है, जिससे क्या है सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब भी सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ेगा इनको क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सूर्य का इनका प्रकाश पड़ता है तो ये क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। और फिर इस गर्मी को क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है। पानी गर्म करने से क्या बनता है, भाप बन जाती है। क्या बन जाती है, भाप। और उस भाप से क्या किया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है, ये टरबाइन घूमेगा। लगातार कोई चीजें आपको पता है, लगातार मान लो ऐसी बहुत सारी प्लेटें लगा दी तो आप क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी वो प्लेटें। और उस उष्मा का उपयोग किया जाता है, आपको उष्मा ही तो चाहिए, उष्मा से क्या कर जाएगा, पानी भाप में बदल जाता है। तो ये उष्मा इकट्ठी कर ली बहुत सारी और पानी को भाप में बदलने में काम किया, उससे टरबाइन घूमेगा। अब ये सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र, ये क्या होता है, ये आपने बहुत सारे सौर जो प्लेटें होती है अपने घरों पे बहुत जगह ऐसे खेतों में लगी होती है, बड़ी बड़ी प्लेटें होती है, चमकदार प्लेटें, उसका उपयोग छतों पर लगाते हैं। इस तरह की बड़ी प्लेटें होती है और इसके अंदर इस तरह से वायर लगी होती है इसके अंदर। इसको सौर पैनल या सौर प्लेट भी बोलते हैं या सौर सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सौर सेल भी बोलते हैं, सौर सेल, ठीक है। ये क्या होता है, जब भी इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो क्या होता है, फोटोन ग्रहण करके, सूर्य का प्रकाश से क्या होता है, फोटोन प्रोटॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। और वो क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। अब आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, आवेश गति करते हैं, जो जब भी तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो यही होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, ये गर्म होती है और यहाँ से फोटोन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने से क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है, मतलब आवेशित हो जाता है इलेक्ट्रॉन। आवेशित होने से इलेक्ट्रॉन आवेश हो गया, उसके पर आवेश आ गया तो वो गति करेगा और उससे क्या हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो सिंपल से देखो, ये कोयले को जलाकर पानी से भाप बनाकर, नाभिक में भी क्या है, पानी को भाप बनाना, नाभिक के विखंडन में ऊष्मा प्राप्त करनी है। जहां भी ऊष्मा प्राप्त होगी तो आपको ऊष्मा प्राप्त करनी है। 5 तरीकों में तो बस ऊष्मा प्राप्त करनी है। ऊष्मा से क्या हो जाएगा, 4 तरीकों में, ये पवन चक्की ये तो हवा से चलती है, जितनी हवा तेज होगी उतनी पवन चक्की घूमेगी और ये इससे बनेगी। तो बाकी तरीके में क्या है, ऊष्मा प्राप्त करके पानी को भाप में बदला जाता है। तो ये सारे तरीके हैं, इसमें पानी को भाप में बदला जाता है और फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये कुछ ऊर्जा विद्युत ऊर्जा संयंत्र थे मुख्य जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में काम आते हैं। तो आगे देखते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर जो किसी भी निकाय है, मतलब कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है, फिक्स रहती है। ऊर्जा क्या है, जितनी उसके अंदर है हमेशा उतनी ही रहेगी। ना तो अपन किसी भी सिस्टम के अंदर ना तो कभी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ना ही मतलब उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होते और ना ही अपन बढ़ा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सिर्फ अपन यही काम करते हैं लगातार लाइफ में, जो भी अपने को काम करना होता है तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। तो कुछ उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बल्ब है, बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा किससे चलता है, विद्युत से। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। हीटर क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, गर्म हो रहा है तो उष्मा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। जनित्र यानी जनरेटर क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर क्या है, यंत्र है, घूम रहा है तो वो यांत्रिक ऊर्जा होगी। घूमने में क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा। उससे क्या मिलती है, जनरेटर चलाते हैं तो अपन उससे विद्युत मिलती है, तो विद्युत ऊर्जा। कोयला क्या करता है, रासायनिक
ऊर्जा से क्या मिल रहा है? उष्मा ऊर्जा। उसको जलाते हैं तो अपने को क्या मिलती है? उष्मा ऊर्जा। तो देखो अपन क्या करते हैं लगातार लाइफ में यही काम चलता रहता है, ऊर्जा को एक रूप से रूप में बदलते रहते हैं। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार किसी निकाय की मतलब कोई भी सिस्टम है कि कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, मतलब फिक्स रहती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना। ये एक इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, आपके बोर्ड के बहुत ही जैसे कम समय रह गया है आपके एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं कोई एक उदाहरण से समझते हैं स्प्रिंग के कि कैसे नियत रहती है। तो देखो अगर मान लो स्प्रिंग इस स्थिति में, तो इसके अंदर ऊर्जा है। अगर मैं इसको स्प्रिंग को ऐसे धक्का दूंगा तो ये क्या करेगा? m द्रव्यमान का ये वस्तु है, लकड़ी का टुकड़ा, इधर से फिक्स दीवार से बंधा हुआ है, इधर से हिल नहीं सकता। ये इधर से अपन स्प्रिंग को खींच सकते हैं, दबा सकते हैं, इधर से दीवार है तो हिलेगी नहीं। तो देखो ये स्प्रिंग है, इस तरह से यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई भी पदार्थ बना हुआ है। यहाँ मान लो लकड़ी का टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान m है और वो v गति से यानी वेग से इधर गति करेगा। तो इधर गति करेगा तो इसको धक्का लगाएंगे तो पहले एकदम रुका हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं है। ये अगर यहाँ मान लो ये पहले से अपने आप जो स्प्रिंग है अपनी नॉर्मल अवस्था में रहती है तो उसके अंदर कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। तो ये अपनी नॉर्मल अवस्था में स्प्रिंग है तो कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 0। अब अपन क्या करेंगे? इसको इधर गति कराएंगे, तो गति कराएंगे तो क्या आ जाती है उसके अंदर? गतिज ऊर्जा। क्या आ जाती है? गतिज ऊर्जा। और जिसका मान क्या होता है? अपन लिखते हैं E के से 1/2 mv²। अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे इधर धक्का लेंगे तो इसके अंदर ये गति आ जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। जैसे v गति से गति कर रहा है तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ गई। अब देखो जब ये यहाँ पर आपने जहां तक इसको दबा दिया, यानी x दूरी तक यहाँ पर इतने दबा दिया, ठीक है। तो अगर मान लो इस स्प्रिंग का नियतांक k है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? 1/2 kx²। अपने सूत्र पहले पढ़ चुके हैं आप, गतिज ऊर्जा का भी सूत्र पहले सीख चुके हैं और स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र पहले सीख चुके हैं। तो जैसे इसके अंदर आएगी स्प्रिंग की अब स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है। धीरे धीरे जब भी इधर ला रहे थे तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी, तो यहाँ गतिज ऊर्जा आ गई। अब इसके अंदर गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। अब इसके अंदर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा यहाँ रुक गया तो गतिज ऊर्जा नहीं है। अब इसके अंदर क्या है? स्थितिज, यानी जितनी गति की वो किस में परिवर्तित हो गई? स्थितिज ऊर्जा में। अब जैसे इसको वापस छोड़ेंगे तो ये अपनी क्या हुई है? पहली वाली अवस्था में जाएगा। इधर से गति करते हुए वापस उसी दिशा में आ जाएगा और उतनी गति से जाकर वहां पे वापस उतनी गतिज ऊर्जा रह जाएगी जितनी पहली थी। यानी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर नहीं थी उसके अंदर, फिर गति करवाई तो गतिज ऊर्जा आई, फिर वो गतिज ऊर्जा क्या हुई? वापस स्थितिज ऊर्जा में बदल के स्थितिज ऊर्जा बन गई। अब स्थितिज ऊर्जा को वापस जैसे ही अपने उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वापस गति करके वो उसी अवस्था में आ जाएगा। यानी पहले इसके अंदर जैसी अवस्था में पहली थी, जैसे पहले स्प्रिंग के अंदर जितनी ऊर्जा थी यानी एनर्जी थी अब भी उतनी ही है, यानी ऊर्जा के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो देखो ये 3 स्थितियां थी, तो अपन इसको समझ चुके हैं, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर और तीसरी, तीनों स्थितियां समझ चुके हैं। तो कोई भी सिस्टम ऐसे होता है तो स्थिति में क्या होता है? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है और ऊर्जा का कोई मतलब नष्ट नहीं होती ऊर्जा। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब हो गया स्थितिज ऊर्जा पहले कितनी थी और लास्ट में कितनी बची। पहले यहाँ पर कितनी थी और लास्ट में कितनी बची। और वैसे ही गतिज ऊर्जा पहले कितनी थी स्टार्टिंग में और लास्ट में कितनी बची। दोनों का अंतर क्या होता है? परिवर्तन, यानी कितना अंतर आया। शुरू में कितनी थी मान लो, बाद में कितनी हुई, उन दोनों का अंतर। ऐसे ही गतिज ऊर्जा में शुरू में कितनी थी, बाद में कितनी थी। तो इसका एक नियम होता है गतिज ऊर्जा का, यानी ये हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो यह नियम होता है, यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं? ये इसके बराबर तो होती है लेकिन विपरीत में। माइनस का चिन्ह मतलब विपरीत दिशा में। देखो ये इसके अंदर इधर धक्का दिया तो ये इधर आए, अब इसको छोड़ेंगे तो विपरीत दिशा में। अगर ये जो इधर आई है, आपको इधर धक्का दिया था तो ये इधर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो उल्टी दिशा में उतनी क्या है? गतिज ऊर्जा के बराबर। तो ये इसके बराबर सूत्र होता है। या अपन कह सकते हैं अगर इस माइनस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना है? 0। पहले जितनी ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में चेंज हुई, वापस गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होके वापस 0। कोई भी परिवर्तन नहीं है, जितनी ऊर्जा पहले थी वापस उतनी की उतनी ही रह गई, कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब शुरू में जितनी ऊर्जा थी लास्ट में थी
वो उतनी की उतनी रही है। तो ये इसका नियम हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अब आगे देखते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर। कुल यांत्रिक ऊर्जा को लिख देते हैं ई से, तो ये होती है Ep प्लस Ek, यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, आप कभी भी एक रूप से ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा है, दूसरे रूप में मतलब मान लो बल्ब जलाने में यूज कर रहे हैं तो विद्युत लाइट दे रहे हैं उसके अंदर, और जल क्या रहा है, प्रकाश हो रहा है उससे। तो कुछ ऊर्जा अन्य रूपों में भी हो जाती है। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा होती है, वो किसके बराबर होती है? देखो, एक हो गया स्थितिज ऊर्जा, एक हो गया गतिज ऊर्जा, प्लस कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में, और कुछ होता है वो है घर्षण के रूप में। अब देखो घर्षण क्या होता है, आप जब भी देखते हैं घर्षण को, मैं समझाता हूं। देखो, घर्षण मतलब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रगड़ना। आप किसी भी चीज को दूसरी चीज पर रगड़ते हैं तो वो क्या करती है, उसका विरोध करती है। जैसे आप किसी चीज को इधर धक्का देंगे तो वो घर्षण उत्पन्न होगा, लगातार हाथ को ऐसे रगड़ेंगे तो हाथ गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर लगातार घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल क्या होता है? एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का घिसना, घिसने से जो बल लगता है वो क्या होता है? घर्षण बल। तो ये हो गया घर्षण बल। तो देखो, कुल ऊर्जा होती है वो किसके रूप में होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में, घर्षण के रूप में, और कुछ अन्य के रूप में। देखो, ऊष्मा में जैसे अपन बात करें, कोई रूप ले लेते हैं, जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं मोटरसाइकिल का, बाइक का एग्जांपल लेते हैं। तो बाइक के अंदर क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल जलता है तो वो रासायनिक ऊर्जा होगी। अब पेट्रोल जल गया तो उससे क्या हुई? पेट्रोल अपने किस लिए जलाया था? यांत्रिक ऊर्जा के लिए, नहीं उसके टायर घुमाने के लिए। साथ में क्या होती है, आप देखते हो रेत के अंदर मोटरसाइकिल ज्यादा धंसने लग जाती है। बाइक के ऊपर या इसके ऊपर अपन चलाते हैं, रोड के ऊपर तो अच्छी तरह चलती है, तो वो होता है घर्षण। रेत के अंदर क्या होता है? घर्षण बल इतना अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो फिसल जाती है। ठीक है, जितना घर्षण बल कम होता है उतनी चीज ज्यादा फिसलेगी। जो उतनी चीज क्या होती है? एक मान लो फर्श है सीमेंट का, और एक जो ग्लिसराइल होती है उसका, जो टाइलें होती है, मार्बल मान लो, एक मार्बल का है और एक सीधा मान लो फर्श है ईंटों का बना हुआ। तो आप ईंटों के ऊपर देखेंगे पैर नहीं फिसलेगा, मार्बल के ऊपर क्या हो जाएगा? पैर फिसल जाएगा, यानी घर्षण बल वहां पर क्या है? कम है। तो अपन बात कर रहे थे इंजन के बारे में, मोटरसाइकिल के इंजन में। तो आपने तेल क्यों जलाया? सिर्फ उसके टायर घुमाने के लिए। आपका देखो उसके अंदर किस किस रूप में वो टायर, जो इंजन चल रहा था, वो किस किस रूप में ऊर्जा का खर्च हो रहा था। साथ में देखो उसके अंदर क्या होता है, जब मोटरसाइकिल चलती है तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है, यानी उष्मा ऊर्जा के रूप में उसका खर्च हो रहा है, फालतू कम खर्च हो रहा है। आपने वहां पेट्रोल इसलिए नहीं जला रहे उसके अंदर कि उष्मा ऊर्जा बने। दूसरा देखो उसके अंदर क्या होता है, आवाज भी करती है मोटरसाइकिल चलती है तो इंजन की आवाज आती है, वो इंजन भी आवाज आनी, वो भी अपनी रासायनिक ऊर्जा का ही खर्च हो रहा है। तो ये देखो दो तीन प्रकार, और घर्षण बल आपको समझा दिया। तो ये फालतू काम के खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी रासायनिक ऊर्जा वो सारे रूप में बदली है। तो देखो ऊर्जा का कुल ऊर्जा किसके रूप में होती है? अगर यांत्रिक ऊर्जा कुल माने तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा, घर्षण और अन्य के बारे में, इस सभी को मिलाकर कुल ऊर्जा के बराबर होती है।